Good morning, students. We are discussing molecular structure, and in last class we have discussed about the covalent bond. And in this class we will continue covalent bond, and we will discuss about the properties and characteristic features of covalent bond. Those properties which are generally main characteristics of covalent bond, and which separates the covalent bond from other types of bond, mainly from ionic bond. Okay. So covalent bond properties and characteristic features. First of all, we will discuss about the properties. जो प्रॉपर्टीज़ हम कोवलेंट में डिस्कस करेंगे वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हमने आयनिक बॉन्ड्स के लिए डिस्कस की थी। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड है ना वो एक दूसरे से डिसिमिलरिटी शो करते हैं। तो फर्स्ट वन दैट वाज फिजिकल स्टेट। आयनिक बॉन्ड में हमने बताया था कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं और क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक्चुअल में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर पैटर्न में नहीं होते है ना, इस वजह से उनके बीच में जो इंटरआयनिक फोर्सेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो कोवलेंट जो कंपाउंड है वो हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई जनरल पैटर्न नहीं होता है। और जो फोर्सेस होते हैं कोवलेंट फोर्सेस जनरली इन कंपैरिजन टू आयनिक बॉन्ड दोज आर वीक बॉन्ड्स। एंड द सेकंड वन सॉल्युबिलिटी। देखिए आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने बात की थी, तो वहाँ पर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, या कोई भी पोलर सॉल्वेंट है उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो हमारे डिज़ोल्व होते हैं नॉन पोलर में। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जनरली हमारे आयनिक आयंस नहीं फॉर्म करते है ना, ये नॉन पोलर होते हैं। और एक बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, जो जैसा होता है वो वैसी ही कंपनी में रहता है, वैसे ही फ्रेंड्स बनाता है। तो ये जनरली हमारे नॉन पोलर होते हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं है ना। नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो बेंजीन, टोलुइन, ईथर, CCl4 है ना, ये सारे हमारे जो कंपाउंड्स हैं ये नॉन पोलर नेचर के हैं। और इसमें हमारे जो कोवलेंट कंपाउंड है या कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, लेकिन एक्चुअल में आप समझ लीजिए कि ऐसी बॉन्डिंग होती है जो जनरली FON फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। जब ये है ना कहीं प्रेजेंट होते हैं तो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ जनरली एग्जिस्ट करती है ना। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो हमारे पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो किस में होंगे? नॉन पोलर में। क्यों? क्योंकि इनका नेचर क्या होता है? नॉन पोलर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये डिपेंड करता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है उसके जो पार्टिकल्स हैं है ना। दो बातें यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट, इनके बीच में जो फोर्स है ना वो किस तरीके का है, और सेकंड इनका जो पैटर्न है, इनका जो पैटर्न है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं
जो स्मॉल एटम्स हैं, आयंस यहाँ पर नहीं होंगे, वो किस तरीके से अरेंज हैं, क्या उसमें रेगुलर पैकिंग है, क्या उसमें कोई रेगुलर पैटर्न है, और वो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए ये तो आपको एक रेगुलर पैटर्न मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर रेगुलर पैटर्न नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 एटम्स मिल गए, यहाँ पर कोई एटम नहीं है, और इसको अगर हम बढ़ा करें तो हो सकता है कि एक एटम यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कोई एटम ही ना हो। तो जब इस तरीके का अरेंजमेंट होता है ना, कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, एक तरीके से हम जैसे बोल सकते हैं अमॉर्फस स्ट्रक्चर होती है, तो उस वजह से क्या है ये वीक फोर्सेस यहाँ पर वर्क करते हैं, या वीक इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस होते हैं, जिसको हम थोड़ी सी हीट देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, या लिक्विड से गैसेस में चेंज हो जाएंगे। तो इनके देखिए सॉलिड से लिक्विड मीन्स मेल्टिंग, एंड लिक्विड टू गैस बॉइलिंग, ये हमारे क्या होंगे इसके। ये इसमें एक्सेप्शन है डायमंड, उसका रीजन है कि उसकी जो पैकिंग होती है वो हमारी क्या है, रेगुलर टेट्राहेड्रल होती है ना। जब इस तरीके की एक फिक्स और रेगुलर पैकिंग होगी तो वहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। इस वजह से डायमंड हमारा, इसकी जो रेगुलर टेट्राहेड्रल पैकिंग है उसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन बाकी जो और हमारे मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक है ना, या कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, वो जनरली वीक होते हैं। कंडक्टिविटी, देखिए जो भी ऑर्गेनिक हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जनरली जो वैलेंसी होती है ना, वो सारी वैलेंसी क्या होती हैं, फिल्ड होती है ना। जैसे कार्बन है तो इसकी ये 4 वैलेंसी हमारी क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो जब कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर नो कंडक्शन है ना। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना। जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेंगे, इजीली करंट को सर्कुलेट कर सकते हैं है ना। इस वजह से हमारा कंडक्शन पॉसिबल है ग्रेफाइट में, जो कि एक्सेप्शन है। लेकिन जनरली जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उसमें कोई फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस वजह से वो कंडक्शन शो नहीं करते। नेक्स्ट वन इज डायरेक्शनल कैरेक्टर। डायरेक्शनल कैरेक्टर की बात करें तो देखिए जो हमारा कार्बन एटम है ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है, दूसरा हाइड्रोजन इधर है, थर्ड वन यहाँ है, और फोर्थ हमारा यहाँ पर। तो ये जो मीथेन मॉलिक्यूल की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, या कोई भी ऐसा कोवलेंट कंपाउंड जिसमें डिफरेंट जो हमारे एटम्स हैं वो सेंट्रल एटम से अटैच्ड हैं, उनकी जो भी पोजीशन है वो पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। यानी अगर एक एटम हमारा इस पोजीशन पर जुड़ सकता है, दूसरा इस पोजीशन पर, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, तो यही केवल 4 पोजीशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं जहाँ पर कोई भी एटम आकर के अटैच हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक एटम यहाँ पर अटैच है, ये वाला एटम इसकी जगह पर यहाँ पर अटैच हो जाए है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम डायरेक्शनल कैरेक्टर। इसी की वजह से इसमें और भी फीचर्स ऐड होंगे जो हम इन प्रॉपर्टीज़ के बाद उनको डिस्कस करेंगे। जैसा लेकिन आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता। जैसे सोडियम है ना, तो सोडियम के पास क्लोरीन यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, यहाँ से भी ऐड हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से है ना, किसी भी डायरेक्शन से ऐड हो सकता है। तो इस वजह से इसकी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती। लेकिन जो हमारा CH4 है, मीथेन है, इसकी स्ट्रक्चर क्या फिक्स होती है। फिक्स क्यों होती है, क्योंकि इसमें
जो हमारी डायरेक्शनल कैरेक्टर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है या शेप है वो क्या होगी, हमारी फिक्स होगी। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। एंड द लास्ट वन, रिएक्शंस। देखिए आयनिक कंपाउंड में जो रिएक्शन होती है वो आयनिक रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन है वो मॉलिक्यूलर लेवल की होती है। ठीक है, इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन पार्टिसिपेट करेंगे, एटम्स, है ना, या मॉलिक्यूल्स। इस वजह से ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, स्लो रिएक्शन, जबकि आयनिक रिएक्शंस हैं वो हमारी फास्ट रिएक्शन है। तो देखिए जो कोवलेंट बॉन्ड है उनके कोवलेंट जो कंपाउंड्स हैं उनकी ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस की विद रेस्पेक्ट टू आयनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे कुछ कोवलेंट बॉन्ड की वजह से या कोवलेंट कंपाउंड में कुछ ऐसे फीचर्स है ना जो कि एक कोवलेंट कंपाउंड को डिफाइन करते हैं, है ना, या उसको आयनिक कंपाउंड से सेपरेट करते हैं। उन फीचर्स के बारे में अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उनको हम बोलते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स हमारे वो पैरामीटर्स हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ उस मॉलिक्यूल्स की कई प्रॉपर्टीज़ को भी बताते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को बताते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं, है ना, और कहीं तक उसकी रिएक्टिविटी को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए मेनली जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं ये केवल कोवलेंट बॉन्ड में ही एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक बॉन्ड में आपको नहीं मिलेंगे, है ना। एक इसमें बॉन्ड लेंथ, सेकेंड वन बॉन्ड एंगल, थर्ड बॉन्ड एंथैल्पी, फोर्थ वन बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये 4 हमारे इम्पोर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर्स हैं। अगर हमें इनके बारे में पता चल जाए तो हम एक मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, उसकी बॉन्डिंग के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ। तो देखिए बॉन्ड लेंथ अगर हम कोवलेंट कंपाउंड के केस में बात करें तो यहाँ पर 2 तरीके की बॉन्ड लेंथ पॉसिबल है ना। एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे H2 मॉलिक्यूल है ना, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है, नॉन पोलर। जब हम इसको बनाएं, कोई हमारे पास सैंपल है तो वहाँ पर देखिए ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन ने कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद एक हमारा क्या बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, है ना, इसको हमने मान लिया d। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान ली, d। और ये किस तरीके से दोनों जॉइंट हैं, बाई कोवलेंट बॉन्ड, बाई कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका जस्ट हाफ करते हैं, है ना, d/2। ये हमारी क्या आ जाएगी, कोवलेंट रेडियस आ जाएगी, इसकी आ जाएगी हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर एक और रेडियस वर्क करती है अगर हम इंडिविजुअल एटम की लें। देखिए एक हमने ये H2 मॉलिक्यूल ले लिया, ये क्या हमारा H2 मॉलिक्यूल जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड है। और जब हम एक सैंपल लेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का, हाइड्रोजन गैस का, जो कि H2 फॉर्म में होती है, तो वहाँ इस तरीके के कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर ये है। ठीक है, ये भी एक H2 मॉलिक्यूल है। अब ये और ये एक दूसरे से एक बॉन्डिंग बनाते हैं, है ना। देखिए ये दोनों तो कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं, ऐसे ये दोनों कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी एंटिटी है, ये वाली,
ये इसके साथ एक और बॉन्डिंग बना रही है, जो कि वीक बॉन्डिंग होती है। जब आपस में टकराते हैं तो वो कुछ समय के लिए एक दूसरे के पास रहते हैं, फिर चले जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वांडर वाल इंटरेक्शन या फोर्स या बॉन्ड। ठीक है, जब वांडर वाल इंटरेक्शंस होते हैं तो उस वाले केस में भी हम क्या करते हैं? देखिए, यहाँ से लेकर के इस मॉलिक्यूल पर ये और ठीक है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का हमने न्यूक्लियस ले लिया, ये सेकंड वाले का क्लोजर न्यूक्लियस ले लिया, और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये वाली है ना, इसको हम बोलेंगे डी मतलब डायमीटर और वी वांडर वाल। यहाँ हमने डी लिया था क्योंकि ये कोवलेंट के लिए था, या वी लिया क्योंकि ये वांडर वाल, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में है, जबकि ये दो एटम्स के बीच में है। ठीक है, और इसका हम हाफ कर देंगे dv/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? वांडर वाल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कोई भी इंडिपेंडेंट हमारा एटम है तो उसके लिए हम वांडर वाल रेडियस ही निकालते हैं, और जब वो कोवलेंट फॉर्म में होता है तो उसके लिए कोवलेंट रेडियस निकालते हैं। ठीक है, इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसका यूज करके हम इनको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वांडर वाल रेडियस और कोवलेंट रेडियस दोनों में कौन सी रेडियस हमारी बड़ी होगी? तो देखिए, ये क्या है? वीक बॉन्डिंग है ना, और ये काफ़ी डिस्टेंस पर है, तो हमेशा वांडर वाल जो रेडियस है दैट विल बी ग्रेटर देन कोवलेंट। ठीक है, ये आपको रिलेशन याद है। यहाँ पर एक और बात करेंगे हम, जो बॉन्ड लेंथ है वो दो फैक्टर्स पर और डिपेंड करती है। एक तो हमारा मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, और दूसरा लॉन्ग पेयर। देखिए, मल्टीप्लिसिटी की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जैसे अगर हमारा कोई एटम है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड की कितनी है? 1। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी क्या है? 2। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी क्या है? 3। अब आप सोचिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, इन तीनों में से किसकी बॉन्ड लेंथ है ना, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, किसकी ज़्यादा होगी? देखिए, यहाँ पर केवल एक बॉन्ड है ना, ये एक तरीके से वो गेम मान लीजिए आप कि जब दो चीज़ें किसी एक उससे स्ट्रेचेबल कोई चीज़ है ना, उसके थ्रू एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं है ना, तो वो काफ़ी लंबे चले जाएंगे, काफ़ी दूर तक चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 सिंगल बॉन्ड है ना, यानी जब देखिए इस तरीके से मान लीजिए एक कोई पर्सन यहाँ पर है, एक ये है, और ये एक दूसरे को क्या है? इस तरीके से एक रोप के थ्रू खींच रहे हैं है ना, तो ये काफ़ी दूर तक चले जाएंगे। लेकिन जब 2 रोप वाले हो जाएंगे, खींचने वाले, तो ये क्या होगा? इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, बल्कि क्या हो जाएगा? पास में आ जाएंगे है ना। और जब 3 आ जाएंगे, 3 खींचने वाले आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? ये और क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा कम होगी, डबल बॉन्ड की थोड़ी ज़्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी है ना। ये मैक्सिमम होगी और ये मिनिमम। ठीक है, लॉन्ग पेयर की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर, यहाँ पर ये लॉन्ग पेयर है ना, तो लॉन्ग पेयर क्या करता है? एक तरीके से रिपेल करता है। जब ये रिपेल करेगा तो ये क्या होगा? थोड़ा सा इससे डिस्टेंस पर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। उससे क्या होगी? ये जो बॉन्ड लेंथ होगी ये थोड़ी सी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं, और इस तरीके से हम बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये वाला जो केस था वो हमारा होमो एटमिक के लिए था। किसके लिए? होमो एटमिक, यानी दोनों एटम एक जैसे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर हमारा केस हीट्रो एटमिक हो जाए,
अगर हम केस ले लें हीट्रो एटॉमिक, एक हाइड्रोजन ले लिया और एक हमने क्लोरीन ले लिया और ये दोनों मिलके HCl बना रहे हैं, तब इनकी बॉन्ड लेंथ हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? देखिए अगर हम क्या करें, इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लें और इसको d मान लें और इसका हाफ कर दें, तो इससे हमारी रेडियस निकल जाएगी, तो ये गलत है ना, क्योंकि इसका साइज बड़ा है और इसका साइज क्या है, छोटा है। तो हम इस वाले केस में क्या करते हैं कि जब हीट्रो एटॉमिक की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये छोटा एटम है, ये बड़ा एटम है और दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड बना हुआ है। कैसा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके बीच की ये डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, इसको हमने d मान लिया। अब इस पूरी डिस्टेंस में से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं किसी एक एटम की रेडियस को, d माइनस आर ए, है ना, या d माइनस आर बी। अब क्वेश्चन ये आता है कि आर ए की वैल्यू कहाँ से आएगी या आर बी की किससे आएगी? तो ये हमारे पास जो लिटरेचर है उसमें सारी वैल्यूज हमारे पास होती हैं। तो पूरी डिस्टेंस में से एक को माइनस कर देंगे तो दूसरे की रेडियस हमारे पास आ जाएगी। हीट्रो एटॉमिक में हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, होमो एटॉमिक में क्या करते हैं, सिंपल डी निकालेंगे, उसका हाफ कर देंगे, ठीक है, ये याद रखना है। सेकेंड वन इज बॉन्ड एंगल। तो देखिए बॉन्ड एंगल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? कोई भी हमारा कोवलेंट मॉलिक्यूल है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होगा और सेंट्रल एटम के दोनों साइड में हमारे डिफरेंट टाइप्स के एटम्स अटैच रहते हैं। तो जो सेंट्रल एटम से बाकी के जो एटम्स हैं, है ना, वो बॉन्डेड बॉन्ड के थ्रू, बॉन्ड पेयर के थ्रू जो एंगल जनरेट करते हैं, दैट इज बॉन्ड एंगल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, PE ठीक है, BeCl2, यहाँ पर ये सेंट्रल एटम है और ये हमारे बॉन्डेड पेयर के थ्रू, है ना, टू अदर एटम्स हैं। तो यहाँ पर जो एंगल हमारा बन रहा है दैट इज 180, ठीक है, ये इसका बॉन्ड एंगल हो गया। ऐसे ही NH3, यहाँ पर एक लॉन पेयर भी होता है। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि बॉन्ड लॉन पेयर का बहुत बड़ा रोल होता है बॉन्ड एंगल को डिटरमाइन करने के लिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लॉन पेयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल को डिटरमाइन करने में लॉन पेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखिए जैसे ये हमारे लॉन पेयर है, ये एक्चुअल में क्या करता है, रिपेल करता है ना। जब इसको ये रिपेल करेगा तो ये जो एंगल होगा वो और क्लोज आता जाएगा, ठीक है। वैसे NH3 अगर ये लॉन पेयर को हम कोई इफेक्ट ना माने तो ये कैसा होना चाहिए एंगल, एक लॉन पेयर इधर हो गया 1 2 3, है ना, सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो ये 109.28, ये भी 109.28, ये भी 109.28 और 109.28, है ना। ये हमारी क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसका रिपल्सन की वजह से थोड़े और क्या हो जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। तो ये एंगल हमारा 107 हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में, एक थ्योरी है पूरी वेस्पार्ड थ्योरी, जब उसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन इज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है कि कोई भी हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको हमें ब्रेक करना है, उसमें एक बॉन्ड को ब्रेक करना है। उस 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एक पार्टिकुलर बॉन्ड है ना, किसी भी पार्टिकुलर टाइप का बॉन्ड हमने ले लिया 1 मोल क्वांटिटी, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। अब बॉन्ड एंथैल्पी हम 2 केसेस में कैलकुलेट करते हैं, एक तो डाई एटॉमिक और एक पॉली एटॉमिक। डाई एटॉमिक मीन्स जब
2 एटम्स वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे HCl है ना, या LiCl। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए है ना, वो 1 मोल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो हमारी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन जब पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। देखिए ये एक मॉलिक्यूल है हमारा H2O, क्या इसकी स्ट्रक्चर है HOH। इसमें इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, उसके लिए एनर्जी हमें x किलोजूल पर मोल चाहिए, ये यूनिट है इसकी, है ना। और जब ये ब्रेक हो जाएगा उसके बाद क्या बचेगा, HO। अब ये वाला बॉन्ड हमें ब्रेक करना है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, x किलोजूल। लेकिन एक्चुअल में ये x किलोजूल पर मोल नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, बाई किलोजूल पर मोल हो जाएगी। ठीक है, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि कौन कौन से यहाँ पर एटम है, या लॉन पेयर क्या है, या एटम का साइज क्या है, उन सब पर ही डिपेंड करती है। अभी यहाँ पर देखिए इस हाइड्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन था, एक हाइड्रोजन था, है ना, तो इसका भी इफेक्ट इस पर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इस हाइड्रोजन के लिए केवल ऑक्सीजन है ना, तो इस वजह से क्या है, ये एनर्जी चेंज हो गई, कभी भी इनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। तो पॉलीएटॉमिक के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी सेम टाइप के बॉन्ड्स होंगे उसकी एनर्जी को हम क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे, है ना। तो H2O की जो हमारी निकलेगी बॉन्ड एंथैल्पी, वो क्या आएगी, x + y/। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड एंथैल्पी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो इसमें देखिए हमारे 3 फैक्टर्स हैं। पहला मल्टीप्लिसिटी, सेकंड एटम साइज, एंड थर्ड लॉन पेयर। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर हमारी बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है। मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या है, हमने पहले डिस्कस किया है। मल्टीप्लिसिटी मीन्स अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2। कितने बॉन्ड है, जितने बॉन्ड है वही मल्टीप्लिसिटी है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी क्या है, 3। ठीक है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए है ना, जो एनर्जी हमारी लगेगी, क्या सेम एनर्जी डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज होगी, कभी नहीं, है ना। डबल बॉन्ड के लिए हमें जो बॉन्ड एंथैल्पी है दैट विल बी मोर, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी है इट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर इज एटॉमिक साइज। तो देखिए यहाँ पर जैसे कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और एक केस है उसमें कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ना। तो किस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी हायर रिक्वायर्ड होगी। तो देखिए जब हम इसको ब्रेक करेंगे, है ना, तो पहले हम इसका साइज देख लेते हैं। यहाँ पर ये कार्बन है इस तरीके से, और क्लोरीन है वो इस तरीके से। यहाँ पर कार्बन सेम, और जो ब्रोमीन है उसका साइज ये होगा। ठीक है, जब ये साइज होता है, साइज बड़ा हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, हाई हो गई। जब साइज छोटा होता है तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या हो गई, लो हो गई। जब बॉन्ड लेंथ कम है, यानी जो एटम्स हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं, जब ज़्यादा क्लोज होंगे तो उसको हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज है वो काफ़ी हाई होता है। इस वाले केस में हम इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर, काफ़ी हाई डिस्टेंस पर है ना, तो इसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो हम जनरलाइज अगर इसको करें तो क्या बोलेंगे, हायर एटॉमिक साइज, लो बॉन्डिंग एंथैल्पी, एंड वाइस वर्सा। अगर लो एटॉमिक साइज होगा तो हाई बॉन्ड एंथैल्पी होगी। ठीक है। थर्ड फैक्टर है लोन पेयर, इसको समझ लीजिए। देखिए एक मॉलिक्यूल है हमारा OH, और यहाँ पर 2 लोन पेयर है। ठीक है।
जब ये लॉन पेयर होते हैं तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर करते हैं। और ये कैसा है, बॉन्ड पेयर। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, तो ये बॉन्ड पेयर है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे, है ना। जब ये दूर जाएंगे इस तरीके से, है ना, ये काफ़ी हमारे क्या हो गए, दूर हो गए। अब इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि इसको अगर एनर्जी देंगे, है ना, तो ये रिपल्सन की वजह से ये क्या होगा, यहाँ से काफ़ी दूर हो जाएगा। जब ये दूर होगा तो इसको हम ब्रेक करने में जो एनर्जी है दैट विल बी लेस। अगर ये हमारा नहीं होता यहाँ पर जो लॉन पेयर है, तो हम इसको इजीली ब्रेक नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि बॉन्ड पेयर की वजह से क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। और रिपल्सन की वजह से हमारी एनर्जी क्या हो गई, लो हो गई। और अगर ये नहीं होता तो एनर्जी हमारी क्या हो जाती, हाई हो जाती। तो यहाँ पर 3 हमारे फैक्टर है। फर्स्ट वन मल्टीप्लिसिटी, सेकेंड एटॉमिक साइज एंड थर्ड वन लॉन पेयर। ठीक है। लास्ट वन इज बॉन्ड ऑर्डर। देखिए बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका एक सिंपल सा अल्टरनेटिव मीनिंग भी है, दैट इज मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर को हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। सिंगल बॉन्ड तो मल्टीप्लिसिटी, यानी बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा, 1। डबल बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या मतलब है। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी से कोरिलेट करता है। हायर द बॉन्ड ऑर्डर, हाई विल बी बॉन्ड एंथैल्पी। देखिए बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 3 है, तो इसको ब्रेक करने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एंथैल्पी चाहिए होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई बॉन्ड एंथैल्पी। जब बॉन्ड ऑर्डर लेस है तो यहाँ पर क्या होगा, लो बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर हमारा इससे भी कोरिलेट करता है, किससे, स्टेबिलिटी से। देखिए जितनी एनर्जी, एक और बात समझिए, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंथैल्पी ये दोनों एडवोकेट करते हैं, है ना, किसके लिए, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करते हैं। कैसे, हाई बॉन्ड एंथैल्पी होगी तो उसे आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो स्टेबल भी होगा। इसी तरीके से अगर हाई बॉन्ड ऑर्डर होगा, यानी मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो उसको भी हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते और स्टेबिलिटी हाई होगी। ठीक है। ये हमारा कोवलेंट के बॉन्ड के पैरामीटर्स हो गए, और कोवलेंट बॉन्ड की हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी, और उसको आयनिक बॉन्ड से किस तरीके से वो डिफरेंट है उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम कोवलेंट बॉन्ड की जो थ्योरीज हैं, है ना, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। आप एक बार इसको अपने रेफरेंस या एनसीईआरटी बुक से इसको रिवाइज करिए, और मेरे लेक्चर्स को जो अभी चल रहे हैं उनको कम से कम 2 टाइम आप देखिए, है ना। अगर कोई डाउट आता है तो आप मैसेज कर सकते हो और पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।